गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 4 साढ़े 4 बजे हैं और हम पिछले जितने भी लेक्चर्स थे उन सारे में हम लोगों ने न्यूमेरिकल, कूलॉम्स लॉ और उससे रिलेटेड जो भी थी फिर चार्ज ये हमने स्टडी किया। न्यूमेरिकल के लिए हमने 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं उसके डिस्क्रिप्शन में न्यूमेरिकल जो क्या है वो मैंने लिख दिए हैं, टाइप कर दिए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। अगर बोर्ड पे लिखा हुआ ना समझ में आए तो आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिएगा, सारे न्यूमेरिकल्स उसमें टाइप कर दिए हैं। अब इसके बाद क्या है कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़, इसमें है नेक्स्ट टॉपिक कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसको पढ़ने के लिए पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स, इनके बीच में कंपैरिजन पढ़ना है। तो जब हमको इनके बीच में कंपैरिजन पढ़ना है तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है एफ ऑफ ई, स्मॉल इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज कैपिटल G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है दो चार्ज के बीच में लगता है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो दो बॉडी जिनकी अपनी मास होती है, वो कोई भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है, उसका अपना मास होगा, हर चार्ज का अपना मास जरूर होता है, अभी हम पढ़ाएंगे ये। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो भी हमारा दो ऑब्जेक्ट के मास के बीच में अप्लाई होता है। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि इनका और इनका कंपैरिजन करना है। तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि चार्ज और मास, दिस इज चार्ज एंड दिस इज मास। तो ये होते इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो पहले हम करेंगे इसको। तो इस टॉपिक को कंपैरिजन इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन को कंपेयर करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज चार्ज एंड व्हाट इज मास। तो एक चीज हमें याद रखना है, चार्ज जो है पॉजिटिव, निगेटिव या फिर जीरो हो सकती है, बट मास जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहाँ पे है दूसरी चीज, हमने जब आपको चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तो उसमें हमने बताया था कि चार्ज जो होता है दैट इज Q इक्वल्स टू एनी, एक फॉर्मूला अप्लाई होता है। ये क्या था, दिस वाज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, TI, दिस इज TI ऐसे T, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज जो होता है किसी भी, जैसे इलेक्ट्रॉन है तो उसकी बेसिक वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये इसके इंटीग्रल मल्टीपल होता है, दैट मीन्स इतना है तो इसका 1 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स दिस वैल्यू, फिर 3 टाइम्स, मतलब कि यहाँ पे कोई भी डेसिमल में 0.5 0.3 नहीं होगा, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है, दिस मीन्स सेम वैल्यू हियर। बट मास में ऐसा नहीं है, आपका मास 1.5 kg है तो कल को वो 2 kg भी हो सकता है, घट के 1.1 kg भी हो सकता है। तो ये कहाँ क्वांटाइज्ड है। तो यही चीज़ हमारा होता है कि मास जो है वो अभी भी इसका क्वांटाइजेशन इस्टेब्लिश नहीं हुआ, बट चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्यों, क्योंकि ये हमें पता है Q इक्वल्स टू एनी, पिछली प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट है कि चार्ज जो होता है
ये इसका हमने बताया क्वांटाइज्ड होता है चार्ज, बट मास में येट टू एस्टैब्लिश, दैट मीन्स अभी भी इस्टेब्लिश नहीं हुआ। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रैंडम कुछ भी, 1.5 किसी के 60 है तो नेक्स्ट डे हो सकता है 60.1 भी हो जाए, वेट बढ़ के घट के 58.2 भी हो सकता है। बट चार्ज में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस बेसिक वैल्यू को होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे चार्ज जो होता है डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड, बट मास जो होता है डिपेंड अपॉन स्पीड। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी जिसका अपना मास है, अगर उसको हम किसी सर्टेन वेलोसिटी से मूव करवाएंगे तो उसके मास में चेंज होता है। क्यों? हमें पता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, m इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारा मास किसी बॉडी का तब होता है जब वो रेस्ट कंडीशन में होता है, स्टैटिक कंडीशन में होता है। अगर हम उसको v वेलोसिटी से मूव करवाएंगे तो उसका मास चेंज होकर m नॉट से ये हो जाता है, m इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ सी लाइट की वेलोसिटी होती है। बट चार्ज में ऐसा नहीं है। कोई ऑब्जेक्ट जिसका अपना चार्ज भी है और मास भी है तो उस ऑब्जेक्ट का चार्ज में चेंज नहीं होता है, वो चार्ज उसका सेम रहेगा थ्रू आउट द मोशन। कहने का मतलब जब तक मोशन कर रहा है तब तक उसके चार्ज में, या फिर स्टैटिक कंडीशन में भी ऑब्जेक्ट है तब भी चार्ज में कोई चेंज नहीं होता है। तो दिस इज योर थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है आपका ये हो गया तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका कुछ चार्ज है तो जिस भी ऑब्जेक्ट में कोई चार्ज होगा उसमें मास जरूर होगा। बट अगर ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मास है उसमें चार्ज होना जरूरी नहीं है। कहने का मतलब ये हमारा पेन है, मार्कर है जिससे हम लिखते हैं, इसका कुछ मास है बट क्या इसमें चार्ज है? नहीं है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसमें चार्ज है तो चार्ज होने के साथ मास जरूर होगा, बट मास किसी ऑब्जेक्ट का है तो उसके साथ चार्ज हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमें कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए पहले हमें चार्ज और मास में डिफरेंस जानना जरूरी था। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है चार्ज के बीच लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के बीच में लगती है, यानी दो ऑब्जेक्ट जिनका अपना सम मास होता है उसके बीच लगता है। तो ये हमने स्टडी कर लिया। अब हम इनका कंपैरिजन करेंगे। तो हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, हमने ये माना है कि कोई ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट हैं जिसका चार्ज भी है मास भी है। अब वो दो ऑब्जेक्ट कौन से हैं? एक हमने लिया है एक पार्टिकल, ऑब्जेक्ट या पार्टिकल लिया है, दो पार्टिकल लिया है। एक हमारा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, दूसरा है हमारा प्रोटॉन। एक हमारा इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बीच में एक बार हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करेंगे और एक बार ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो हमारा फोर्स होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ ऑफ ई, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा हमें पता है
1/4πε0। अच्छा, दोनों को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को हम माइनस ई, प्रोटॉन को प्लस ई, इन दोनों से बस हमारा लिखते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जब होगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा माइनस ई, प्रोटॉन का प्लस ई अपॉन, हमने माना ये r डिस्टेंस पे है। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, हमें पता है एक्चुअली माइनस जी एम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एम ऑफ प्रोटॉन, एम ऑफ ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम ऑफ पी बड़ा थोड़ा लिख देता हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन, दोनों सेम डिस्टेंस पे रखे हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूँ। एफ ऑफ ई 1/4πε0 इंटू माइनस ई ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज प्लस ई ऑफ प्रोटॉन चार्ज इंटू डिस्टेंस r का स्क्वायर। एफ ऑफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन r स्क्वायर। अब हमें इनका कंपैरिजन करना है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करना है, मतलब एफ ई अपॉन एफ जी की रेशियो क्या होती है ये पता हो जाएगा, तो हम इसे पता कर लेंगे विच इज़ ग्रेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों को कंपेयर करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करेंगे। इसको, इस पूरे को हम सिंपली इतना बड़ा ना लिख के सिंपली हम इसको k से रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पे। तो k इंटू ई का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर अपॉन जी एम पी अपॉन r का स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आपने माइनस लगाया है, यहाँ भी आपने माइनस साइन लगाया है, तो यहाँ पे क्यों नहीं, तो यहाँ पे हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, इसके केवल वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, हमें साइन से मतलब नहीं है, हमें कंपेयर करना है विच इज़ ग्रेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम इसके लिए यहाँ पे मॉड लगा देंगे। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी कैलकुलेशन में मॉड लगाते हैं तो दिस माइनस बिकम्स ऑटोमेटिकली प्लस। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू अपने आप हो जाएंगी, ये हट जाएगा फिर और ये माइनस साइन एलिमिनेट हो जाएगा। और k की वैल्यू क्या है 1/4πε0 और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, दोनों का चार्ज का वैल्यू सेम होता है, नेचर निगेटिव होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन का भी होता है, प्रोटॉन का भी होता है। डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आगे माइनस साइन होता है। तो E इंटू ई दैट इज ई स्क्वायर, माइनस हम एलिमिनेट कर दें, क्यों, क्योंकि हमें केवल वैल्यू फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड लेनी है। तो 1.6 × 10⁻⁻19। अच्छा, दोनों जब मास, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है दोनों सेम एक ही डिस्टेंस पे रखे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन है प्लस का ई, एक बार हम इनके r डिस्टेंस पे रखे हैं, एक बार हम इनको इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड कर रहे हैं, एक बार इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड कर रहे हैं, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा। तो ये पूरा अपॉन r स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू होती है हमारी, यहाँ पे लिख देता हूँ, जी जो होता है क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
जी हमारा क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट जिनका अपना मास है उनके बीच जब फोर्स वर्क करता है तो जिस तरह के यहाँ पे ये कांस्टेंट था वैसे यहाँ पे ये आ जाता है हमारा, और ये हो जाता है हमारा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। अच्छा ये तो हमारा हो गया जी। इसी तरीके से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। ये सारी फिक्स वैल्यू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरीके से मास ऑफ प्रोटॉन होता है। ये सारी हमारी फिक्स्ड वैल्यू होती है, इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू दे रखी होती है। इन सारे वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। अच्छा ये यूनिट है, ये हमें याद रखना कहाँ से बना। देखिए ये हमारा कैपिटल जी है, इसकी यूनिट क्या होगा न्यूटन, एफ फॉर न्यूटन, मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। अपॉन में जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। एफ का यूनिट न्यूटन, आर का 11th में आपने पढ़ा होगा, आर का यूनिट डिस्टेंस है मीटर, आर स्क्वायर मीटर का स्क्वायर तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन मास इंटू मास केजी का स्क्वायर। ये अपॉन में इधर क्रॉस होकर अपॉन में आएगा, जब ऊपर जाएगा तो केजी की पावर -2 हो जाएगा। ये यूनिट भी हमें ध्यान रखना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 अपॉन आर स्क्वायर। ये आर से ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कैलकुलेशन यहाँ चलता है तो इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारा एफ ई अपॉन एफ जी, ये हमारा क्या कंपैरिजन करना था दोनों के बीच। तो जब करेंगे तो 2.27, ये देखिए कैसे करते हैं इसको। ये सारी वैल्यू जितनी भी एक साथ रखेंगे, कहने का मतलब इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू ये -31 है इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर -27। अब इसमें क्या करेंगे, ये जितनी वैल्यूज एज इट इज हम रख देंगे 1.6 इंटू, अब यहाँ पे बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो 9 प्लस ऑफ -19 अपॉन 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67 इंटू बेस सेम है, पावर सबकी बेस कितनी है 10 10 10, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारा बनेगा 10 टू द पावर -31 प्लस ऑफ -11 प्लस ऑफ -27। जब भी हम कहते हैं पावर ऐड हो जाएगा तो पावर को आप ऐड करना इस तरीके से रखेंगे, ये आपके लिए आसान रहेगा। अब इसमें जो भी ये वैल्यू देखिए कोई कैंसिल आउट हो रहा नहीं हो रहा, तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, इसको करेंगे और इसको सेपरेट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं, ये पूरा वैल्यू अब डिलीट कर देता हूँ।
तो Fe अपॉन Fg जो होगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा अपने आप को, ये कितना आता है। बेसिकली इसकी वैल्यू आएगी 10.227 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 39। तो ये हमारा क्या है, Fe अपॉन Fg की वैल्यू, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना ज़्यादा है, 2.27 इंटू 10 टू द पावर 39। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से रखा है तो उसका अपना चार्ज है और अपनी मास है, तो जाहिर सी बात है उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी, जैसे हमारा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क किस पे करता है, ये हमारा बहुत स्मॉल न्यूक्लियस रेंज से काफ़ी लार्ज डिस्टेंस तक वर्क करता है। ये चीज़ याद रखिएगा, इसकी वैल्यू मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरे अच्छे से डिक्टेट कर दूंगा। तो हमारा आज का टॉपिक था कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमने देख लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बड़ा होता है। तो आज के लिए इतना ही, और जितने भी पिछले लेक्चर्स में हमने न्यूमेरिकल्स करवाए तो उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्क्रिप्शन में टाइप कर दिए, आप देख लीजिएगा। थैंक यू।